वेलकम बैक। दिस इज रीडिंग सेशन नंबर 11 और हम पढ़ रहे हैं सेपियंस बाय प्रोफेसर युवल नोआ हरारी। एंड इस चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, उसका लास्ट पार्ट है। सो द नेम ऑफ दिस पार्ट इज आवर ब्रदर्स कीपर्स। इस पार्ट में विल डेल्व इनटू द मिस्ट्री ऑफ the other species who were present in our own genus Homo में जो दूसरे स्पीशीज थे, Homo erectus, Homo habilis, Homo florensis, Homo soloensis, Homo neanderthalensis, जो ये सारे डिफरेंट स्पीशीज थे, इंक्लूडिंग अस Homo sapiens। तो ये जो बाकी स्पीशीज थे ये कहाँ गायब हो गए अचानक से? ये क्यों एक्सटिंक्ट हो गए? और सिर्फ होमो सेपियंस जो कि हम हैं, हम ही क्यों बचे? इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं प्रोफेसर युवल ने क्या कहा है। तो शुरू करते हैं। अच्छा, बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको जीनस और स्पीशीज का आइडिया नहीं है कि जीनस होमो क्या था, उसमें स्पीशीज सेपियंस, इरेक्टस, हैबिलिस, फ्लोरेंसिस ये सब क्या है, तो आप इसी प्लेलिस्ट में एक वीडियो है जिसका नाम है टैक्सोनॉमिक पोजीशंस। तो टैक्सोनॉमिक पोजीशन वाला वीडियो आप जरूर देख के आए, उससे फिर आपको अच्छे से आइडिया होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैं बता दूं, जीनस एक बड़ा सब ग्रुप होता है, उसके छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं स्पीशीज। एक स्पीशीज के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपस में रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, बट एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज के साथ जब रिप्रोड्यूस करने जाता है तो कुछ बायोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण जो फर्टाइल होता है, जो ऑफस्प्रिंग होता है वो फर्टाइल नहीं होता, वो इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग होता है। तो हम इस चैप्टर में बेसिकली वही देखने वाले हैं, दो थ्योरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या हुआ था बाकी स्पीशीज के साथ कि वो गायब हो गए और हम ही बच गए। चलिए शुरू करते हैं। डिस्पाइट द बेनिफिट्स ऑफ फायर 1,50,000 years ago, humans were still marginal creatures। बहुत ही मामूली से क्रीचर्स थे हम लोग। आग बना लिए थे लेकिन फिर भी हम बहुत ही मामूली सी क्रीचर्स थे। They could now scare away lions, warm themselves during cold nights and burn down the occasional forests। हम चाहे तो लायंस को भगा सकते थे आग से। कभी कभार ठंड के वक्त हम अपने आप को गर्माहट भी दे देते थे आग से आग जला के। हम में उतना कंट्रोल आ चुका था। वी वर कंट्रोलिंग फायर। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, पिछले पार्ट में पढ़ा, नॉट चैप्टर, पिछले पार्ट में पढ़ा। एंड बर्न डाउन द ओकेशनल फॉरेस्ट। कभी कभार हम लोग को अगर शिकार नहीं मिल रहा तो हम जंगल पूरा जला के उसमें छोटे जानवरों को, जो डेड बॉडीज मिलते थे उन जानवरों का, उन पे भी फीड करते थे हम। तो जंगल पूरा जला देते थे हम लोग, ठीक है। Yet counting all species together, there were still no more than perhaps 1 million humans living between the Indonesian archipelago and Iberian Peninsula, a mere blip on the ecological radar। तो बेसिकली इतना कुछ होने के बावजूद, आग डिस्कवर कर लिए, बाकी जानवरों को डरा दे रहे हैं, अपने आप को गर्म रख रहे हैं, ये सब होने के बावजूद हमारा जो टोटल पॉपुलेशन था ऑफ जीनस होमो, मैं पूरे जीनस की बात कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअल होमो सेपियंस की बात नहीं कर रहा हूं। सेपियंस, इरेक्टस, हैबिलिस, फ्लोरेंसिस, सोलोएंसिस, निएंडरथलेंसिस, सबका पॉपुलेशन भी अगर मैं मिला लूं तो उस वक्त हमारा पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा नहीं था। एंड 10 लाख किसी जानवर का अगर पॉपुलेशन है तो उसका कुछ खास इकोलॉजी पे, इकोसिस्टम पे फर्क नहीं पड़ता। एक बहुत छोटा सा पार्ट है, छोटा सा नंबर है 10 लाख, ठीक है। Our own species, Homo sapiens, was already present on the world stage, but so far it was just minding its own business in a corner of Africa। हम लोग भी प्रेजेंट थे होमो सेपियंस, बट हम किसी अफ्रीका के किसी कोने में पड़े हुए थे, बस जी रहे थे, मैरो खा रहे थे, बोन मैरो तोड़ के, फल वगैरह मिल गया तो खा लिए, सड़ा हुआ मांस मिल गया किसी मरे हुए जानवर का, काकस का, तो वो खा लिए।
तो मतलब हमारी हालत कुछ ऐसा, हमने तोप नहीं चला दिया था फायर डिस्कवर करके. We don't exactly know where and when animals that can be classified as Homo sapiens first evolved from some earlier type of humans. But most scientists agree that 150,000 years ago, East Africa was populated by sapiens that looked just like us. हमको exactly पता नहीं है कि exact first Homo sapien कौन था. Obviously ये लाखों करोड़ों साल में धीरे धीरे evolve होता है, तो हमें ऐसा कोई फॉसिल नहीं मिला कि जिसको हम फर्स्ट होमोसेपियन बोल सके. बट अप्रोक्सीमेटली साइंटिस्ट अग्री करते हैं कि 1.5 लाख साल पहले शायद अफ्रीका में कुछ ऐसे एडवांस बंदर आ चुके थे जो कि काफी हद तक हमारी तरह दिखते थे. वो फायर का यूज करके फूड को थोड़ा प्रोसेस करते थे और उसके बाद खाते थे. तो उनके दांत जो थे वो छोटे हो चुके थे, उनका जॉ छोटा हो चुका था. जो मुंह के सामने जो बल्ज होता है, मैंने दिखाया था बंदरों का एक बल्ज होता है यहां पे, ये बल्ज नॉर्मल हो गया था, वर्टिकल हो गया था. आ रहा है समझ में? If one of them turned up in a modern morgue, the local pathologist would notice nothing peculiar. अगर इन जो ऑर्गेनिजम्स की बात करो जो अफ्रीका में आज से 1.5 लाख साल पहले आ चुके थे, इनका एक आध डेड बॉडी अगर हमारे लोकल हॉस्पिटल के मॉर्ग में पड़ा हो तो जो पोस्टमार्टम करने वाला होगा वो कुछ खास डिफरेंस नहीं बता पाएगा, क्योंकि काफी हद तक उनका मुंह फ्लैट हो चुका था जस्ट लाइक अस. उनका जॉ बोन छोटा हो चुका था, उनका फोरहेड जो था वो पीछे की तरफ नहीं था, वो भी ऑलमोस्ट वर्टिकल हो चुका था. उनका नाक मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे होमो इरेक्टस थे वो काफी डिफरेंट थे हमसे. मैं दिखा देता हूं आपको. ये देखिए, होमो इरेक्टस हमसे काफी डिफरेंट थे. आप देखेंगे तो यहां पे एक बल्ज है, देखिए अपर लिप्स और लोअर लिप्स जो ये वाला जगह है, जॉ यहां पे एक बल्ज है. नाक भी देखिए थोड़ा सा ऐसे सा उठा हुआ है, बंदरों जैसा है. ये वाला जगह बहुत ज्यादा अंदर घुसा हुआ है. आईब्रोज देखिए बहुत ज्यादा बल्जिंग आउट है, यहां से ऐसे बल्जिंग आउट है. एंड जो फोरहेड है, फोरहेड एकदम फ्लैट पीछे की तरफ जा रहा है. ये है होमो इरेक्टस. अगर ऐसा कोई प्राणी हमारे लोकल हॉस्पिटल के मॉर्ग में आ गया तो ऑब्वियसली जो डॉक्टर है वहां का बोल देगा ये इंसान नहीं है, ये कुछ और है. आ रहा है समझ में? क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है. देखो इसका फोरहेड और हमारा फोरहेड, इसके आईब्रोज और हमारे आईब्रोज, इसका नोज और हमारा नोज, इसका जॉ एंड हमारा जॉ, बहुत ज्यादा डिफरेंस है. बट जो अर्ली होमोसेपियंस थे वो काफी हद तक हमारे जैसे दिखने लगे थे. मैं दिखा देता हूं. इसमें आप देख सकते हो, देखो जो सेकंड वाला इमेज है वो है होमो इरेक्टस, काफी डिफरेंस है. लेकिन जो लास्ट वाला इमेज है आप ध्यान से देखोगे तो काफी हद तक हमारे जैसा दिख रहा है. आईब्रोज काफी अंदर दब चुके हैं, फोरहेड वर्टिकल हो चुका है, नोज नॉर्मल हो चुका है, बंदरों जैसा नहीं है, नोज थोड़ा ऐसे नॉर्मल हो चुका है. एंड नीचे का भी इसकी शक्ल देखो, काफी हद तक हमारे जैसा दिख रहा है. These were the early Homo sapiens. स्टार्टिंग में आए थे एकदम. काफी हद तक देखो, जॉ प्लेन, फोरहेड ऐसा, आईब्रो. मतलब अगर ऐसे किसी ऑर्गेनिज्म का डेड बॉडी हमारे लोकल हॉस्पिटल के मॉर्ग में आ जाए तो आई डोंट थिंक हमको कुछ खास डिफरेंस पता चलेगा कि ये तो कुछ और है, ये तो किसी और ऑर्गेनिज्म का डेड बॉडी है. आ रहा है समझ में? या फिर इस बंदे को अगर मैं थोड़ा हेयर कट वगैरह करके, क्लीन शेव करके, थोड़ा सा अच्छे ड्रेस पहना के शहर में निकालूं तो शायद आप भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं बता पाओगे. ठीक है,
तो थैंक्स टू द ब्लेसिंग्स ऑफ फायर दे हैड स्मॉलर टीथ एंड जॉज दैन देयर एंसेस्टर्स। तो दांत वगैरह काफी छोटा होने लगा था। Whereas they had massive brains equal in size to ours. इनके पास बहुत बड़े brains होते थे। Scientists also agree that 70,000 years ago, sapiens from East Africa spread into the Arabian Peninsula, and from there quickly overran the entire Eurasian landmass. अब मैं आपको वर्ल्ड मैप में थोड़ा दिखा देता हूं। ये देखिए, इसको मैं यस, तो ये था आपका जो अर्ली होमोसेपियंस का जो माइग्रेशन का रूट था। माइग्रेशन तो नहीं, मतलब हाँ बेसिकली माइग्रेशन ही, बट दे मूव फॉर एवर, लाइक वो वापस नहीं आते थे अपने जगह में, वो सीधा चलते गए ईस्ट अफ्रीका। यहाँ से उन्होंने अपना जर्नी शुरू किया था एंड यहाँ से फैलते फैलते यहाँ पे स्वेज कैनाल पड़ता है, तो स्वेज कैनाल से वो आगे अरेबियन पेनिनसुला पे गए। वहाँ से फिर थोड़े बहुत लेफ्ट के तरफ चले गए, थोड़े बहुत राइट के तरफ चले गए। राइट वाले इंडिया में पहुंचे, ये होमो इरेक्टस का इलाका था, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं। तो यहाँ पे होमोसेपियंस होमो इरेक्टस से मिले, इंडिया चाइना ये वाले पार्ट में, और फिर वो इंडोनेशिया वगैरह के आइलैंड होते हुए नीचे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में पहुंचे। एंड कुछ जो होमोसेपियंस थे वो रशिया होते हुए यहाँ से बेरिंग स्ट्रेट क्रॉस करके अलास्का होते हुए अमेरिका, मैक्सिको एंड साउथ अमेरिका में पहुंच गए। अच्छा, जो अरेबियन पेनिनसुला से लेफ्ट के तरफ मुड़े थे ये लोग, ये मिले होमो निएंडरथलेंसिस से, क्योंकि हमने पहले के वीडियोस में डिस्कस किया कि होमो निएंडरथलेंसिस जो था वो यूरोप के कोल्ड क्लाइमेट में अडेप्ट हो रहा था। तो बेसिकली दो ब्रांचेस निकल गए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, जब ये होमोसेपियंस मिले दूसरे स्पीशीज से, जीनस होमो के ही दूसरे स्पीशीज से जब ये होमोसेपियंस मिले तो क्या हुआ होगा। So scientists also agree that about 70,000 years ago, sapiens from East Africa spread into the Arabian Peninsula, and from there they quickly overran the entire Eurasian landmass. Eurasian मतलब ये पूरा यूरोप एंड एशिया को मिला के यूरेशियन लैंडमास बोलते हैं। पूरा फैल गए यहाँ पे होमोसेपियंस। When Homo sapiens landed in Arabia, most of Eurasia was already settled by other humans. यहाँ पे दूसरे humans थे। What happened to them? There are two conflicting theories. पहला है द इंटरब्रीडिंग थ्योरी और दूसरा है द रिप्लेसमेंट थ्योरी। तो पहले हम पढ़ते इंटरब्रीडिंग थ्योरी क्या था। द इंटरब्रीडिंग थ्योरी टेल्स अ स्टोरी ऑफ अट्रैक्शन, सेक्स एंड मिंगलिंग। As the African immigrants spread around the world, they bred with other human populations, and people today are the outcome of this interbreeding. तो इंटरब्रीडिंग थ्योरी ये बोलता है कि जैसे जैसे होमोसेपियंस अफ्रीका से बाहर निकले, वो होमो निएंडरथलेंसिस से मिले, तो उनके साथ ब्रीडिंग कर लिया उन्होंने, उनके मेल फीमेल, हमारे होमोसेपियंस के मेल फीमेल्स के साथ ब्रीडिंग किया, तो बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज़ तो नहीं, बट हाँ बहुत सारे ट्रेट्स एंड डीएनए जीन्स जो है वो मिक्सअप हो गए। और आज के डेट में जो बेसिकली यूरोपियंस है, ऐसे कहा जाता है, मतलब इस थ्योरी के हिसाब से कहा जाता है कि उनमें निएंडरथलेंसिस का जीन पूल डिटेक्ट हुआ है। सिमिलरली जो राइट साइड में आते हैं इंडिया एंड चाइना में, वो होमोसेपियंस होमो इरेक्टस के साथ मेट किए, एंड होमो इरेक्टस का जीन पूल जो है वो एशियंस, कोरियंस, चाइनीज, इंडियंस के ब्लड में, डीएनए में भी मिला है। ठीक है, तो जीन पूल तो डिटेक्ट हुआ है, लेकिन क्या इसका मतलब इंटरब्रीडिंग थ्योरी पूरा सही है? एक बार पढ़ते हैं। For example, when sapiens reached Middle East and Europe, they encountered the Neanderthals. These humans were more muscular than sapiens, had larger brains. मैंने आपको बताया था Neanderthals बड़े होते थे, ज़्यादा muscular होते थे, and were better adapted to cold climates.
तो ठंड के क्लाइमेट में ज़्यादा अच्छा अडेप्टेशन होता था. दे यूज टूल्स एंड फायर, वेर गुड हंटर्स एंड apparently took care of their sick and infirm. अच्छा, निएंडरथलेंसिस के बारे में एक और चीज़ बहुत अच्छा पता चला रिसर्चर्स को कि निएंडरथल मैन अपने साथ जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड होता था, मान लो पैर कट गया शिकार करते करते, हाथ कट गए दोनों शिकार करते करते, या कुछ एक्सीडेंट हो गया, या बर्थ डिफॉर्मिटी है, जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड होते थे उनका बहुत ज़्यादा केयर करते थे निएंडरथल मैन. कैसे पता चला? क्योंकि सीवियर फिजिकल हैंडीकैप के साथ भी इनके फॉसिल्स मिले, इनके स्केलेटन्स मिले जो कि 40-50 साल एज होने के बाद जिनका डेथ हुआ था. मतलब 50 साल तक अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप होमो निएंडरथलेंसिस जीवित रह रहा है, इसका मतलब उसके जो साथ वाले थे, उसके जो रिलेटिव्स थे, उसके जो ट्राइबल मेंबर्स थे, दे टुक गुड केयर ऑफ हिम. ऐसे नहीं कि छोड़ दो बस जंगल में शेर खा ले. आ रहे समझ में? तो ये चीज धीरे धीरे होमो निएंडरथलेंसिस में आ चुका था. Archaeologists have discovered the bones of Neanderthals who lived for many years with severe physical handicaps, evidence that they were cared for by their relatives. Neanderthals are often depicted in caricatures as archetypical brutish and stupid cave people, but recent evidence has changed their image. Usually आप अगर देखोगे Neanderthal caricatures, आप यूजुअली अगर देखोगे तो निएंडरथल ऐसा ही दिखाया जाता है. स्टोनेज है, स्टोनेज मैन है, ऐसे ही चीता वीता का कुछ खाल या जानवर का खाल पहना हुआ है, और एक लकड़ी का एक बड़ा सा, एक क्या बोलते हैं इसको, गदा या भल्ला, पता नहीं, वो व्हाटएवर, आई डोंट नो द नेम. तो ये लेके घूम रहा है और बेवकूफों वाला हरकत कर रहा है. ठीक है, ये देखो, ज्यादातर जगह निएंडरथल मैन को बहुत ही स्टूपिड दिखाया जाता है. बट क्या वाकई में ऐसा था? क्या निएंडरथल मैन सच में इतना स्टूपिड था? मे बी द आंसर इज अ बिग नो. शायद उसमें भी होमोसेपियंस जितना ही इंटेलिजेंस था, शायद उनमें भी होमोसेपियंस जितना ही इमोशंस थे, शायद उनमें भी होमोसेपियंस जितना ही टीम वर्क था, कोऑपरेशन था. बट हाँ, कैरिकेचर्स में अब दिखाना है तो वो तो एक कल्चरल चीज है, तो दिखा दिए, जो दिखा दिए वो चल पड़ा. According to the interbreeding theory, when sapiens spread out into the Neanderthal land, sapiens bred with Neanderthal until the two populations merged. इंटरब्रीडिंग थ्योरी कहता है कि सेपियंस तब तक ब्रीडिंग करते रहे निएंडरथल्स के साथ जब तक दोनों पॉपुलेशन मिल के एक जैसा नहीं हो गया, सेम लुकिंग नहीं हो गया. ये इंटरब्रीडिंग थ्योरी कहता है. If this is the case, then today's Eurasians are not pure sapiens. अगर यही केस है तो फिर आज के जो यूरेशियंस है, यूरोप एंड एशिया बॉर्डर में जो रहते हैं, यूक्रेनियंस, कजाक पीपल एंड मिडल ईस्ट के लोग एंड ईस्ट यूरोप के लोग, जो भी ये लोग हैं, ये प्योर होमोसेपियन शायद नहीं है. ऐसा ये थ्योरी कहता है, मैं नहीं कहता. They are a mixture of sapiens and Neanderthals. Basically, East Europeans जो है वो Neanderthals and sapiens के mixture है. Similarly, when sapiens reached East Asia, they interbred with the local erectus. So the Chinese and Koreans are a mixture of sapiens and erectus. जो मैंने आपको कहा, कुछ हद तक इंडिया में भी शायद erectus काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में कुछ फॉसिल्स मिले हैं जहाँ पे होमो इरेक्टस के फॉसिल्स मिले हैं. एंड बेसिकली आई थिंक नर्मदा वुमेन कहते हैं जो होमो इरेक्टस फीमेल का फॉसिल मिला है मध्य प्रदेश में. मध्य प्रदेश में काफ़ी फॉसिल्स हैं, हाँ, डायनासोर्स के, होमो इरेक्टस के. तो आप जाओ तो ज़रूर देखो. फॉसिल नेशनल पार्क नाम ही है उस जगह का. एंड मध्य प्रदेश टूरिज्म आई गेस उसको प्रमोट करता है.
तो मैंने रिसेंटली ये जाना, मुझे आइडिया नहीं था मध्य प्रदेश में इतने फॉसिल्स वगैरह को लेके काम चल रहा है, प्रिजर्व करने की कोशिश चल रही है। बट एनीवेज होमो इरेक्टस मध्य प्रदेश में थे। अच्छा, द अपोजिंग व्यू, अच्छा ये तो हो गया आपका थ्योरी ऑफ इंटरब्रीडिंग, जो पहला थ्योरी था। अब दूसरा थ्योरी है द अपोजिंग व्यू कॉल्ड द रिप्लेसमेंट थ्योरी। Tells a very different story, one of incompatibility, revulsion, and perhaps even genocide. Replacement theory ये कहता है कि शायद होमो सेपियंस कभी इंटरब्रीड किए ही नहीं। स्टार्टिंग से होमो सेपियंस जहां पे भी जाके होमो निएंडरथलेंसिस से मिले, होमो इरेक्टस से मिले, होमो सेपियंस ने शायद कभी भी उनको वेलकमिंग नेचर से या वेलकमिंग बिहेवियर दिखाए नहीं उनके तरफ, एंड मारपीट शुरू हो गया, एंड शायद एक दूसरे को मतलब प्रॉपर ब्लड शेड कर दिए। ऐसा रिप्लेसमेंट थ्योरी कहता है। पढ़ते हैं थोड़ा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सेपियंस एंड अदर ह्यूमंस हैड डिफरेंट एनाटॉमीज, तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर एकदम अलग था, एंड मोस्ट लाइकली डिफरेंट मेटिंग हैबिट्स एंड इवन बॉडी ओडर्स। उनका मेटिंग हैबिट भी अलग था, उनके जो शरीर की जो बू होती है वो भी अलग अलग था। They would have had little sexual interest in one another. अब इतना कुछ अगर डिफरेंस है, एनाटॉमी आपका बॉडी डिफरेंट है, आपका जो स्मेल होता है वो डिफरेंट है, आपका मेटिंग हैबिट्स अगर डिफरेंट है, तो मेटिंग होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। There was no sexual interest, ठीक है। तो they would have had little sexual interest in one another, and even if a Neanderthal, अगर मान लो इतना कुछ डिफरेंट होने के बाद भी अगर कभी अगर कोई निएंडरथल रोमियो को सेपियन जूलियट से प्यार हो भी जाता, किसी निएंडरथल रोमियो को होमोसेपियन जूलियट से अगर प्यार हो भी जाता, तो भी उनका जो बच्चा होता, क्योंकि दीज आर सेपरेट स्पीशीज राइट, तो जो बच्चा होता दे कुड नॉट प्रोड्यूस अ फर्टाइल चाइल्ड, मतलब जो बच्चा होता है वो फर्टाइल नहीं होता है, इनफर्टाइल होता है, वो आगे और बच्चा पैदा नहीं कर सकता। स्पीशीज का यही डेफिनेशन होता है, दो स्पीशीज में अगर आपस में रिप्रोडक्शन होता है तो बच्चा जो होता है वो इनफर्टाइल होता है। बिकॉज द जेनेटिक गल्फ सेपरेटिंग द टू पॉपुलेशन वॉज ऑलरेडी अनब्रिजेबल, बहुत ज्यादा जेनेटिक गैप था हम दोनों के बीच में। द टू पॉपुलेशंस रिमेन्ड कंप्लीटली डिस्टिंक्ट, एंड व्हेन द निएंडरथल्स डाइड आउट और वेयर किल्ड ऑफ, पता नहीं हमें निएंडरथल खुद मर गए या उनको मार दिया गया, देयर जीन्स ऑल्सो डाइड विद देम। According to this view, sapiens replaced all the previous human populations without merging with them. In fact, if that is the case, the lineages of all contemporary humans can be traced back exclusively to East Africa 70,000 years ago. We are all pure sapiens. तो ये कहता है रिप्लेसमेंट थ्योरी कि कोई ज्यादा इंटरब्रीडिंग इंटरमिक्सिंग नहीं हुआ था। हम जहां पे भी गए वहां के जो लोकल स्पीशीज थे जीनस होमो के, उनको मार दिया हमने ड्यू टू कॉम्पिटिशन ऑफ फूड या ड्यू टू वायलेंस, ड्यू टू जेनोसाइड, जैसे भी हमने उनको मार दिया और हम आपस में ही ब्रीड करते रहे। हम में कोई सेक्सुअल इंटरेस्ट भी नहीं होता था क्योंकि मेटिंग हैबिट्स, बॉडी स्ट्रक्चर, बहुत कुछ, काफ़ी कुछ डिफरेंट होता था। एंड रिप्लेसमेंट थ्योरी यही कहता है कि ऐसा कोई इंटरमिक्सिंग नहीं हुआ है। Europeans are also 100% Homo sapiens. Asians, Chinese are also 100% Homo sapiens. There hasn't been any intermixing of DNA. ये कहता है रिप्लेसमेंट थ्योरी। तो हम सब प्योर होमो सेपियंस है, ऐसा कहता है, ठीक है। A lot hinges on this debate. ये डिबेट बहुत टाइम से चल रहा है। From an evolutionary perspective, 70,000 years is a relatively short time. बहुत छोटा सा टाइम है, 70,000 साल। If the replacement theory is correct, all living humans have roughly the same genetic baggage and racial distinctions among them are negligible. अगर replacement theory सही है तो हम सब का जेनेटिक मेकअप जो है वो काफी हद तक सिमिलर है, एंड हमें शायद ही कोई डिफरेंस नजर आता अगर हमारा रिप्लेसमेंट थ्योरी
सही है अगर हम प्योर होमोसेपियंस हैं। बट इफ द इंटरब्रीडिंग थ्योरी इज राइट, बट अगर हम कुछ देर के लिए ये मान ले कि रिप्लेसमेंट थ्योरी सही नहीं है, इंटरब्रीडिंग थ्योरी सही है, तो there might well be genetic differences between Africans, Europeans and Asians that go back hundreds of thousands of years. मतलब अगर इंटरब्रीडिंग थ्योरी सही है, इसका मतलब यूरोपियंस का जेनेटिक मेकअप इज डिफरेंट फ्रॉम अफ्रीकन्स का जेनेटिक मेकअप, विच इज अगेन डिफरेंट फ्रॉम चाइनीज जेनेटिक मेकअप। मतलब बेसिकली ये अलग अलग डीएनए कंटेंट है इनमें, एंड ये अलग अलग रेसेस है। इसको प्रोफेसर यूवल कहते हैं दिस इज अ पॉलिटिकल डायनामाइट विच कुड प्रोवाइड मटेरियल फॉर एक्सप्लोसिव रेशियल थ्योरीज। मतलब अगर नेता मंत्री या कोई डिक्टेटर या किंग किसी को इस चीज के बारे में पता लगे कि यूरोपियन डीएनए एंड चाइनीज डीएनए एंड अफ्रीकन डीएनए थोड़ा सा अलग अलग है, यूरोपियन डीएनए में थोड़ा सा निएंडरथल मैन का डीएनए भी है 4% के अराउंड, चाइनीज डीएनए में थोड़ा सा होमो इरेक्टस का डीएनए भी है। तो अगर ये चीज किसी बड़े नेता मंत्री या डिक्टेटर को पता चले तो वो तो इसको बिंदास यूज करेगा रेसिज्म के प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए। जिस तरह से हिटलर रेसिज्म का प्रोपेगेंडा फैलाता था, वो कहता था कि नॉर्डिक जर्मन आर्यंस आर द टॉप रेस, उनका काम है बाकी दुनिया को रूल करे, और बाकी जितने भी इंडियंस, चाइनीज, अफ्रीकन्स, मैक्सिकन्स जो भी है डार्क स्किन, ये लोग आर डेस्टिन्ड टू बी स्लेव्स, ये इम्प्योर लोग हैं, इनसे काम कराओ और जब काम नहीं होता इनको मार दो। ये हिटलर का सोच था, रेशियल थॉट प्रोसेस था, रेशियली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था हिटलर। तो अगर हिटलर को पता चलता कि वाकई में यूरोपियंस में डीएनए थोड़ा अलग है चाइनीज से या इंडियन से, तो पता नहीं वो क्या कर बैठता। ठीक है। इन recent decades the replacement theory has been the common wisdom in the field। ज्यादातर लोग जो है कॉमनली ये रिप्लेसमेंट थ्योरी को मानते हैं कि हमने नए नए जगह में पहुंचे हम होमोसेपियंस, एंड वहां के जो लोकल स्पीशीज थे उनको मार के हम बस गए वहां पे। रिप्लेसमेंट थ्योरी को ज्यादातर लोग सही मानते हैं। इट हैड फर्मर आर्कियोलॉजिकल बैकिंग एंड वाज मोर पॉलिटिकली करेक्ट। आर्कियोलॉजिकली भी काफी लोगों को लग रहा था एक्सकवेशंस वगैरह से कि शायद ऐसा ही हुआ है, कुछ रिप्लेस कर दिया हमने, और पॉलिटिकली भी ज्यादा करेक्ट था ये, क्योंकि आप कह सकते हो रिप्लेसमेंट थ्योरी में कि वी आर ऑल सेम, हम सब का डीएनए सेम है। ये चीज आप तभी कह सकते हो, रेसिज्म से दुनिया को तभी बचा सकते हो जब आप ये मानोगे कि हमारा डीएनए सेम है। और हमारा डीएनए सेम है मतलब हम सिर्फ और सिर्फ होमोसेपियंस से ही आए हैं। हम में निएंडरथल के जीन्स भी नहीं है, हम में इरेक्टस के भी जीन्स नहीं है, वी आर प्योर होमोसेपियंस। ये अब तक का मानना था। Scientists had no desire to open up the Pandora's box of racism by claiming significant genetic diversity among modern human populations। Scientists नहीं चाहते थे कि उनके साइंस को यूज करके लोग आपस में रेसिज्म वाले एक्ट्स करने लगे, रेसिस्ट बिहेवियर करने लगे और आपस में लड़ने लगे। बट दैट एंडेड इन 2010। 2010 में ये पूरा चीज जो है ये खत्म हो गया, ये जो डिबेट था ये खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि when the results of a 4-year effort to map the Neanderthal genome were published, Neanderthal man के जीनोम को जेनेटिक मैपिंग कर रहे थे साइंटिस्ट, और जब वो उसको पब्लिश किया गया, जेनेटिसिस्ट्स were able to collect enough intact Neanderthal DNA from fossils to make a broad comparison between it and the DNA of contemporary humans। तो जेनेटिसिस्ट जो थे उन्होंने पहले तो निएंडरथल का जेनेटिक मैप बनाया, फिर उसको हमारे होमोसेपियंस के जेनेटिक मैप से कंपेयर किया। The results stunned the scientific community। रिजल्ट कह रहा था कि रिप्लेसमेंट थ्योरी गलत था, नॉट एंटायरली रॉन्ग बट काफी हद तक गलत था। हम एक्चुअली इंटरब्रीड किए हैं। क्यों?
It turned out that 1 to 4% of the unique human DNA of modern population in the Middle East and Europe is Neanderthal DNA. Middle East के लोगों में और यूरोप के लोगों में Neanderthal DNA 1 to 4% मिला है करीब करीब. बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है लेकिन एक इंपॉर्टेंट अमाउंट है. A second shock came several months later when DNA extracted from the fossilized finger of a Denisova was mapped. Denisovan man एक और तरह का Homo sapien ही होता था. Not Homo sapien, sorry, Homo Denisovan. ठीक है, Homo Denisovan जो था तो इसका भी एक फिंगर मिला है फॉसिलाइज्ड, एंड उस फिंगर से जो DNA लेके हम लोग जब टेस्ट किए तो जो ये इंडिया और चाइना का, कोरिया का जो पॉपुलेशन है, यहाँ पे होमो डेनिसोवन का भी डीएनए मिला है. डेनिसोवन वाज जस्ट अनदर स्पीशीज, ऐसे ही इरेक्टस जैसी स्पीशीज था. The results prove that up to 6% of unique human DNA of modern Melanesians and Aboriginal Australians is Denisovan DNA. Denisovan एक बार देखते हैं. ये है डेनिसोवन मैन. दिस इज डेनिसोवन मैन. तो ये धीरे 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 रिसर्च चल रहा है. ऐसे नहीं कि हमको सब कुछ पता चल चुका, ऐसा नहीं है. हम धीरे धीरे चीजों को समझ रहे. हो सकता है फ्यूचर में जाके और भी कोई कुछ स्पीशीज मिले, कुछ जीनस मिले, और भी कुछ रहस्य जो है वो खुले. ठीक है, ये देखो डेनिसोवन मैन. ये सब कंप्यूटर ग्राफिक्स से बेसिकली बनाया गया है. जो इमेजेस है, तो इनका डीएनए मिला है मेलानेसियंस एंड एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस. जो ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिन्स थे, जो ओरिजिनल ट्राइब्स है, उनके अंदर हमको डेनिसोवन डीएनए मिला है. If these results are valid, and it's important to keep in mind that further research is underway and may either reinforce or modify these conclusions, the interpreters got at least some things right. मतलब अगर मान लो आगे आगे शायद रिसर्च में और भी चीजें डिस्कवर होंगी. वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल, राइट. हम लोग किसी एक को एकदम 100% सही नहीं पकड़ सकते. बट ये जो डीएनए मिला निएंडरथल मैन का और डेनिसोवन मैन का मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स में, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि शायद इंटरब्रीडिंग थ्योरी भी कुछ हद तक सही है. But that doesn't mean that replacement theory is completely wrong. Since Neanderthals and Denisovans contributed only a small amount of DNA to our present day genome, it is impossible to speak of a merger between sapiens and other human species. क्योंकि इनका डीएनए का परसेंटेज इतना छोटा है हमारे डीएनए में, 1%, 4%, 5%, 6%, तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा इंटरब्रीडिंग हुआ है. थोड़ा बहुत, हाँ, कुछ लैला मजनू, कुछ रोमियो जूलियट रहे होंगे जो इधर के उधर इंटर स्पीशीज प्यार कर बैठे होंगे. बट मोस्टली सेपियंस के साथ रहते थे, निएंडरथल्स के साथ रहते थे. ठीक है. Although differences between them were not large enough to completely prevent fertile intercourse, they were sufficient to make such contacts very rare. फर्टाइल बच्चे भी पैदा हो जाते थे क्योंकि डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं थी. बट बहुत रेयरली ऐसे होता था कि कोई सेपियन को कोई निएंडरथल पसंद आ गया, या कोई डेनिसोवन को कोई सेपियन पसंद आ गया. How then should we understand the biological relatedness of sapiens, Neanderthals and Denisovans? Clearly they were not completely different species like horses and donkeys. एकदम घोड़े और गधे जैसे इतना different नहीं थे. On the other hand, they were not just different populations of the same species. ना ही ये घोड़े और गधे जैसे एकदम different species थे, ना ही ये Labrador और Alsatian जैसे same species के different breeds थे. They were something in between.
समझ रहे हो? घोड़ा और गधा एकदम अलग स्पीशीज हो गया, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस। लैब्राडोर एंड जर्मन शेफर्ड सेम स्पीशीज की दो अलग अलग ब्रीड्स हो गए। लैब्राडोर कैन ब्रीड विद जर्मन शेफर्ड क्योंकि सेम स्पीशीज के हैं, उनके कुत्ते जो होंगे वो फर्टाइल होंगे क्योंकि सेम स्पीशीज के मम्मी पापा। बट एक घोड़ा और एक गधा जब ब्रीड करते हैं, मेट करते हैं, तो उनका बच्चा होता है खच्चर, म्यूल। म्यूल इज इनफर्टाइल क्योंकि घोड़ा और गधे में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वो अलग अलग स्पीशीज के हैं। और जो ये होमो निएंडरथल, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो सेपियंस हम लोग जिसकी भी बात कर रहे हैं, ये लोग ना ही घोड़े और गधे जितना इतना ज्यादा डिफरेंट थे, ना ही ये लोग जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर जैसे इतने ज्यादा सिमिलर थे। ये लोग कहीं पे बीच में थे, थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे, बट कभी कभार फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी हो जाता था इनको मेटिंग से। There must have been a point when the two populations were already quite different from one another but still capable on rare occasion of having sex and producing fertile offspring. एक टाइम रहा होगा काफी डिफरेंट हो गए होंगे, लेकिन फिर भी when they had sex they produced fertile offsprings. Then another mutation severed this last connecting thread and they went their separate evolutionary ways. It seems that 50,000 years ago, sapiens, Neanderthals and Denisovans were at the borderline point. कहते हैं साइंटिस्ट कि शायद आज से 50,000 साल पहले डेनिसोवंस, सेपियंस और निएंडरथल्स ये अलग अलग अपने अपने बॉर्डर लाइन पे थे। मतलब वहां तक वो लोग जब रिप्रोड्यूस किए तो शायद कुछ एक दो फर्टाइल बच्चे हुए होंगे, बट उसके बाद मतलब 50,000 ईयर्स अगो के बाद 49,000 ईयर्स अगो के आसपास वो लोग रिप्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि वो इतना ज्यादा डिफरेंट हो चुके थे। आ रहे समझ में? दे वर ऑलमोस्ट बट नॉट क्वाइट एंटायरली सेपरेट स्पीशीज 50,000 साल पहले करीब। As we shall see in the next chapter, sapiens were already very different from Neanderthals and Denisovans, not only in their genetic code and physical traits, but also in their cognitive and social abilities. अब sapiens जो थे वो genetically and physically तो अलग थे ही Denisovan man से और जो Neanderthal man है उनसे, but cognitive skill मतलब ब्रेन से रिलेटेड कॉग्निटिव रिवोल्यूशन, मतलब जब हमारा थिंकिंग पार्ट होने लगा 70,000 ईयर्स अगो, सोशल एबिलिटीज एंड कॉग्निटिव स्किल्स में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आने लगा था अब धीरे धीरे होमोसेपियंस और बाकी के ह्यूमंस में। Yet it appears it was still just possible on rare occasions for a sapien and a Neanderthal to produce a fertile offspring. Though the populations did not merge, a few lucky Neanderthal genes did hitch a ride on the sapiens express. कहने का वो देखो, मतलब मर्ज तो नहीं है हुआ हमारा पॉपुलेशन की, ऐसे नहीं कि सभी एक निएंडरथल एक सेपियन के साथ शादी करके बस गए, ऐसा नहीं हुआ, बट कुछ निएंडरथल्स का जीन जो है वो सेपियन फीमेल्स में आ गई, और जब ये सेपियन फीमेल्स जब रिप्रोड्यूस किए तो उनके बच्चों में भी निएंडरथल जीन्स आ गए। तो वही बोल रहे कि कुछ शायद निएंडरथल जीन्स लकी थे कि वो उनको लिफ्ट मिल गया सेपियन एक्सप्रेस के जीन में। सेपियन एक्सप्रेस मतलब आज सेपियन एक्सप्रेस ही चल रहा चारों तरफ, वी आर ऑल होमो सेपियंस, राइट? सेपियंस could at one time have sex with an animal from मतलब हाँ, it is unsettling and perhaps thrilling, मतलब काफी डिस्टर्बिंग भी लगता है, थ्रिलिंग भी लगता है कि एक टाइम था जब होमो सेपियंस हैड सेक्स विथ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ अनदर स्पीशीज, एक और स्पीशीज के साथ इंटरकोर्स किया था हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने। काफी अनसेटलिंग है बट ट्रुथ। But if the Neanderthals, Denisovans and other human species didn't merge with sapiens, why did they vanish? अगर merge हुए ही नहीं वो लोग अपना खानदान चला रहे थे, हम लोग अपना खानदान चला रहे थे, तो कहाँ गए सारे, वैनिश क्यों हो गए सारे के सारे? One possibility is that Homo sapiens drove them to extinction. हमने उन्हें एक्सटेंड कर दिया, एक पॉसिबिलिटी है
ये सब ना पॉसिबिलिटीज का गेम है। ये जितना जेनेटिक्स, आर्कियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी वाला, ये पॉसिबिलिटीज का गेम है। लोग काफी कुछ गेस करते हैं साइंटिफिक एविडेंसेस देख देख के। ऐसा ही हुआ था पक्का, ये किसी को पता नहीं है। ये साइंटिस्ट लोग थोड़ा गेस करते हैं एविडेंसेस देख के, क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या खोज हो रहा है, क्या क्या डिस्कवर हो रहा है, कैसे फॉसिल्स मिल रहे हैं, वो सब देख के। इमेजिन अ सेपियन बैंड रीचिंग अ बाल्कन वैली वेयर, बाल्कन मतलब ईस्ट यूरोप वाला पार्ट, बाल्कन्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो बाल्टिक सी के आसपास। रीचिंग अ बाल्कन वैली वेयर निएंडरथल्स हैड लिव्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर। मान लो एक छोटा सा ट्राइब होमोसेपियंस का पहुंचा बाल्कन वैली, जहां पे पहले से हजारों सालों से निएंडरथल्स रह रहे थे। The newcomers began to hunt the deer and gather the nuts and berries that were the Neanderthals' traditional staples. मतलब जो निएंडरथल खाते थे, जिनको शिकार करके जो नट्स खाते थे, जो बेरीज खाते थे, जो स्मॉल एनिमल्स खाते थे, उनको अब शिकार करने लगे होमो सेपियंस। अब क्या होगा इससे? सेपियंस वेर मोर प्रोफिशिएंट हंटर्स एंड गैदरर्स, क्योंकि हमें वो चीज आ गया था कि कम्युनिकेट करो, अपना स्ट्रैटेजी लगाओ, 4 इधर से 4 इधर से 2 इधर से, वो वाला चीज आ गया था हमारे अंदर, तो हम बेटर हंटर्स थे, ठीक है। थैंक्स टू बेटर टेक्नोलॉजी एंड सुपीरियर सोशल स्किल्स, सो दे मल्टीप्लाइड एंड स्प्रेड। तो ऑब्वियसली इतना ज्यादा हमारे पास सोशल स्किल एंड टेक्नोलॉजी आने लगा था धीरे धीरे कि हमको ज्यादा सर्वाइवल रेट भी बढ़ गया हमारा, और हम धीरे धीरे जगहों में फैलने लगे। बाल्कन्स में एक ट्राइब गया था, कुछ ही सालों के अंदर वो 10 ट्राइब हो गया, कुछ ही सालों के अंदर वो 100 ट्राइब हो गया, एंड धीरे धीरे होमोसेपियंस निएंडरथल का जो फूड था, जो स्टेपल डाइट था, उस पे अपना हिस्सेदारी भी लेने लगा उससे। तो ऑब्वियसली क्या होगा, इससे निएंडरथल्स को खाना कम पड़ जाएगा। The less resourceful Neanderthals found it increasingly difficult to feed themselves. Their population dwindled and they slowly died out, except perhaps 1 or 2 members who joined their sapien neighbors. मतलब ज़्यादातर निएंडरथल्स भूख से अपने ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। ज़्यादातर रिसोर्स ह्यूमन बींग्स, होमोसेपियंस जो है वो ले रहे थे। तो धीरे धीरे निएंडरथल्स शायद मर गए ड्यू टू स्टारवेशन, एंड उनका कहानी भी ख़त्म हो गया यहाँ पे। अनदर पॉसिबिलिटी, अच्छा ये एक पॉसिबिलिटी है, शायद हमने उनका खाना खा के उनको भूखा मार दिया। दूसरा पॉसिबिलिटी इज दैट कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज फ्लेयर्ड अप इनटू वायलेंस एंड जेनोसाइड। अब दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि हम जब वहां पे रहने गए निएंडरथल एरिया में, तब निएंडरथल्स को गुस्सा आया, तुम कौन होते हो इस एरिया में आके रहने वाले? इस एरिया में तो हमारा राज है, यहाँ के रिसोर्सेज हमारे हैं। तो इससे क्या हुआ? फाइट हुआ, वायलेंस हुआ, बहुत ज्यादा ब्लडशेड हुआ, जेनोसाइड हुआ। मतलब निएंडरथल्स के 100 के ग्रुप्स आके सेपियंस के 50-100 फीमेल्स एंड बच्चों को मार देते थे। फिर इसका बदला लेने के लिए सेपियंस जाते थे 200 के ग्रुप में, एंड निएंडरथल बच्चों को और ओल्ड लोगों को, फीमेल्स को मार देते थे। तो इस तरह का एक वायलेंट सीन क्रिएट हो गया बिटवीन द निएंडरथल्स एंड द सेपियंस। टॉलरेंस इज नॉट अ सेपियंस ट्रेडमार्क। ज्यादा हम लोग टॉलरेट नहीं करते, ये आपको पता ही है। इन मॉडर्न टाइम्स इवन अ स्मॉल डिफरेंस लाइक स्किन कलर, डायलेक्ट और रिलीजन, छोटा सा, मेरा स्किन का कलर थोड़ा डार्क है, तुम्हारा स्किन का कलर थोड़ा लाइट है, इसी बात पे हम लड़ने लग जाएंगे। मेरा धर्म कुछ और बोलता है, तुम्हारा धर्म कुछ और बोलता है, इसी बात पे हम लड़ने लग जाते हैं। तो सोचो, आज से 1.5 लाख साल पहले वो तो डिफरेंट स्पीशीज ही थे, सेम रिसोर्स के लिए कॉम्पीट करते हुए, तो उन्होंने कितना लड़ाई किया होगा। अभी तो हम धर्म, स्किन कलर, ये छोटी छोटी चीजों पे लड़ने लगते हैं, तब तो ये अलग स्पीशीज ही थे। अरे समझ में? तो आज के डेट में हम स्किन कलर, डायलेक्ट, रिलीजन लेके एक दूसरे को खत्म करने पे आ जाते हैं। आप देख रहे हो इजराइल हमास वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर, क्या चल रहा है? खत्म कर देंगे, मतलब दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, मार के पूरा खत्म कर देंगे पॉपुलेशन वहां का, ये चल रहा है, ठीक है। तो
इस चीज का भी रूट कहाँ है? होमोसेपियंस एंड निएंडरथल्स में। आ रहा है समझ में? तो काफ़ी चीज़ें, मॉडर्न चीज़ों को समझना है तो हमें हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है ताकि हम उसको रूट जो है, उसका रूट जो है उसको पकड़ सके और समझ सकें। अच्छा, तो अगर लेट अस इमेजिन कि अगर एंशिएंट सेपियंस ज़्यादा टॉलरेंट होते टुवर्ड्स एन एंटायरली डिफरेंट ह्यूमन स्पीशीज, मान लो कि जो एंशिएंट होमोसेपियंस थे वो ज़्यादा टॉलरेंस होता उनमें कि ठीक है यार, अगर दूसरे स्पीशीज भी है तो क्या हुआ, वो भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, जंगल के रिसोर्सेस को मिल बांट के रहेंगे। अगर इस तरह के होते तो कैसा होता सोसाइटी? और it may well be that sapiens encountered Neanderthals. The result was the first and most significant ethnic cleansing campaign in history. मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि शायद जब सेपियंस और निएंडरथल फर्स्ट टाइम मिले थे, शायद उनके बीच में इतना लड़ाई हुआ कि हम कह सकते वो हिस्ट्री का फर्स्ट एथनिक क्लेंजिंग था। एथनिक क्लेंजिंग मतलब जैसे हिटलर ने जूस का एथनिक क्लेंजिंग करने का कोशिश किया था, मतलब जूस रहे ही ना पूरे अर्थ के सरफेस में, ऐसा कोशिश किया था हिटलर ने। तो हिटलर वॉज नॉट द फर्स्ट, मे बी सेपियंस ने जब निएंडरथल्स को मारना शुरू किया तो शायद वो हिस्ट्री का पहला एथनिक क्लेंजिंग था। इससे पहले कोई जानवर एथनिक क्लेंजिंग नहीं किया था, दूसरे स्पीशीज को इतना नहीं मारा था कि वो एक्सटिंक्ट ही हो जाए। हाँ, भूख लगता है तो खाने के लिए मारते हैं सारे जानवर, बट उसके अलावा अपना कंपटीशन कम करने के लिए जानवर ज्यादातर नहीं मारते। बट अब होमोसेपियंस निएंडरथल मैन को मार रहे थे। Whichever way it happened, the Neanderthals and the other human species pose one of history's great what-ifs. Imagine how things might have turned out had the Neanderthals or Denisovans survived alongside Homo sapiens. अगर मान लो Neanderthal man, Denisovan man एंड होमोसेपियन तीनों एक साथ कोएग्जिस्ट किए रहे होते और आज हमारा ह्यूमन सोसाइटी में 3 अलग अलग स्पीशीज होते, तो कैसा होता हमारा सोसाइटी? हमारा पॉलिटिकल ऑर्डर कैसा होता? हमारा रिलीजन का जो सिस्टम है, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का, ये कैसा होता? What kind of cultures, societies and political structures would have emerged in a world where several different human species coexisted? अब सारे तीनों स्पीशीज का सेम टाइप का इंटेलिजेंस है, बट तीनों अलग अलग स्पीशीज है। आजकल क्या है? आजकल तो हम ये सोचते हैं ना कि हम इंसान हैं, होमोसेपियंस है, वी आर द रूलर ऑफ द वर्ल्ड, बाकी सारे जानवर हमारे नीचे हमसे दब के रहने के लिए बने हैं, हम इस दुनिया में राज करने को बने हैं, यही सोचते हैं हम। अगर ऐसा नहीं होता तो अगर हमारे कॉम्पिटिटर होते होमो निएंडरथलेंसिस एंड होमो डेनिसोवन, अगर ये लोग हमारे कॉम्पिटिटर होते तो कौन टॉप में होता? क्या होमोसेपियंस टॉप में होते या होमो निएंडरथलेंसिस टॉप में होते क्योंकि वो बड़े थे, उनका मसल बिल्ड ज्यादा अच्छा था, या फिर डेनिसोवन मैन टॉप में होता? फॉर एग्जाम्पल, वुड रिलीजियस फेथ्स हैव अनफोल्डेड? क्या रिलीजन बना रहता है? 3 डिफरेंट स्पीशीज रहता तो क्या रिलीजन बना रहता? रिलीजन तो सिर्फ इंसान की बात करता है, होमोसेपियंस की बात करता है, ह्यूमंस की बात करता है। रिलीजन जानवरों के बारे में या दूसरे स्पीशीज को किस तरह से देखता है रिलीजन? आई डोंट नो। वुड द बुक ऑफ जेनेसिस हैव डिक्लेयर्ड दैट निएंडरथल्स डिसेंड फ्रॉम एडम एंड ईव? क्या बुक ऑफ जेनेसिस में ये कहा जाता कि एडम एंड ईव से बने निएंडरथल और उसके बाद बने होमोसेपियंस? तो होमोसेपियंस तो बोलते हैं हम सेकंड क्यों बने, हम तो फर्स्ट बनने चाहिए, हम क्यों माने ये स्टोरी, एडम एंड ईव वाला स्टोरी? निएंडरथल अगर बने हैं, एडम एंड ईव के बच्चे हैं, तो फिर वही माने एडम एंड ईव को, हम कुछ और मानेंगे? आ रहा है समझ में?
तो रिलीजन भी किस तरह से डिस्टॉर्ट हो गया रहता है, सोचो। वुड जीसस हैव डाइड फॉर द सिंस ऑफ डेनिसोवेंस? क्या जीसस अपने आप को क्रूसिफाई कर लेते डेनिसोवन मैन के लिए? वो तो खुद होमोसेपियन थे, वो तो होमोसेपियंस के लिए अपने आप को क्रूसिफाई किए थे। तो डेनिसोवन मैन के लिए क्या वो क्रूसिफाई कर लेते? अगर नहीं तो क्या डेनिसोवन मैन क्रिश्चियनिटी को मानता, या फिर उसका कोई और अलग नया रिलीजन होता? And would the Quran have reserved seats in heaven for all righteous humans, whatever species they are from? कुरान के हिसाब से जो जन्नत में जो जगह मिलती है हमको, उस जगह में कुछ रिजर्वेशन होता क्या? मान लो 100 सीट्स हैं, तो क्या उस जगह में ऐसा रिजर्वेशन होता कि जो निएंडरथल्स इस्लाम फॉलो करते हैं उनके लिए 20 सीट, जो डेनिसोवंस इस्लाम फॉलो करते हैं उनके लिए 20 सीट, और जो सेपियंस इस्लाम फॉलो करते हैं उनके लिए 60 सीट? क्या ऐसा कुछ होता? क्या हम दूसरे किसी स्पीशीज को जो कि इक्वली इंटेलिजेंट है, हम हमारे रिलीजियस बिलीफ्स में, हमारे रिलीजियस सिस्टम्स में इंक्लूड कर पाते? आई डोंट नो क्या होता अगर मल्टीपल स्पीशीज होते तो। और भी है, वुड निएंडरथल्स हैव बीन एबल टू सर्व इन द रोमन लीजन्स और इन द स्प्रॉलिंग ब्यूरोक्रेसी ऑफ इंपीरियल चाइना? चाइना के ब्यूरोक्रेसी में, एंशिएंट चाइनीज जो सिविलाइजेशन था, चाइना में जो किंगडम्स थे, या फिर रोमन एम्पायर में जो ब्यूरोक्रेसी था, क्या उसमें सिर्फ सेपियंस को ही जॉब में लिया जाता? क्या वहां पे होमो निएंडरथलेंसिस को लिया जाता? क्योंकि दिमाग से तो थोड़े वो बैल थे, बट हाइट एंड हेल्थ से तो वो हमसे अच्छे थे, कोल्ड क्लाइमेट के लिए बेटर अडेप्टेड भी थे, तो क्या उनको लिया जाता ब्यूरोक्रेसी वगैरह में? Would the American Declaration of Independence hold as a self-evident truth that all members of the genus Homo are created equal? जो अभी हम इक्वालिटी की बात करते हैं, all members of Homo sapiens are equal, क्या वो दूसरे स्पीशीज के लिए भी सही रहता? All members of genus Homo are equal. क्या हम इस चीज को मानते कि निएंडरथल मैन भी हमारे ही बराबर है, हमारे इक्वल है, भले ही वो अलग स्पीशीज है? वी आर नॉट द सुप्रीम स्पीशीज, हमारे ही जैसे और भी स्पीशीज हैं हमारी जीनस के। क्या हम मान पाते इस चीज को, या हम मार देते उनको, नहीं हमें ही रहना है, हम ही सुप्रीम स्पीशीज हैं? या फिर क्या पता हम एक्चुअली में उनको इसीलिए मारे कि हम ही राज करेंगे, तुमको राज नहीं करने देंगे? इसको अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछूं, अच्छा, वुड कार्ल मार्क्स हैव अर्ज्ड वर्कर्स ऑफ ऑल स्पीशीज टू यूनाइट? कार्ल मार्क्स होमोसेपियन था, तो क्या वो जब रशियन रेवोल्यूशन के वक्त वो सारे वर्कर्स को यूनाइट होने बोल रहा था, तो क्या वो ऐसे बोलता कि सारे वर्कर्स ऑफ होमोसेपियंस, डेनिसोवन मैन एंड निएंडरथल सब इकट्ठे हो जाओ तभी हमारे पास पावरफुल रहेगा? या फिर वो ये बोलता कि सेपियंस इकट्ठे हो जाओ, हम निएंडरथल मैन और डेनिसोवन मैन को दबाने की कोशिश करेंगे? या फिर क्या पता उनका कोई लीडर होता जो हमको दबाने की कोशिश करता, और दोनों बीइंग इक्वली इंटेलिजेंट तो शायद डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा होता। इंडियन सिनारियो में क्या लोकसभा में या राज्यसभा में डेनिसोवन मैन के लिए और निएंडरथल मैन के लिए सीट्स रिजर्व्ड होते? जैसे कास्ट्स, अलग अलग कास्ट है हमारे यहाँ पे, अलग अलग रिलीजन्स है, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, उनके लिए रिजर्वेशन है, कास्ट्स के लिए रिजर्वेशन है। क्या निएंडरथल मैन के लिए रिजर्वेशन होता हमारे यहाँ पे, या उनको हम इंसान कंसिडर ही नहीं करते? अजीब से क्वेश्चंस है नहीं? Over the past 10,000 years, Homo sapiens have grown so accustomed to being the only human species that it's hard for us to conceive of any other possibility. हमारा माइंड, हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा हो गया कि आज हम सोच नहीं पाते कि हमारे साथ ही अगर और कुछ स्पीशीज रहते तो कैसे रहते वो। Our lack of brothers and sisters
मेक्स इट इजियर टू इमेजिन दैट वी आर द एपिटोम ऑफ क्रिएशन। क्योंकि हमारे जो बाकी जो स्पीशीज थे ये नहीं रहे, तो हमको ऐसा लगता है कि हम ही सृष्टि के एकदम टॉप एपिटोम पे, टॉप पोजीशन पे है। मतलब भगवान ने इंसान बनाने के लिए ही पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट किया। ये हमें एक फॉल्स कॉन्फिडेंस बोलो, बिलीव बोलो, ये आ चुका है, या फिर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलो कि ये दुनिया, ये ब्रह्मांड भगवान ने हम ही को बनाने के लिए किया है। काफी सारे रिलीजन्स भी इसी चीज को प्रमोट करते हैं। गॉड मेड मैन एंड वुमेन। अरे मतलब पूरा सृष्टि, पूरा क्रिएशन सिर्फ इंसान को बनाने के लिए किया। इतना ज्यादा अकड़, इतना ज्यादा मतलब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बाप रे बाप। And that a chasm of separates us from the rest of animal kingdom. हम सबसे ऊपर है, बाकी सब हमारे नीचे दब के रहने के लिए है। तो ये वाला जो फीलिंग है, क्या वो रहता अगर हमारे दूसरे स्पीशीज भी हमारे साथ कोएग्जिस्ट करते हैं? हम ही सबसे ऊपर है, हम ही सुप्रीम है, हम ही सब कुछ समझते हैं और हमारा ही ठेका है कि दुनिया को बचाए या दुनिया को बर्बाद कर दे। क्या हम इतने एरोगेंट होते अगर हमारे दूसरे स्पीशीज भी हमारे साथ कोएग्जिस्ट करते तो? When Charles Darwin indicated that Homo sapiens was just another kind of animal, people were outraged. जब चार्ल्स डार्विन ने, फादर ऑफ एवोल्यूशन बोलते हैं, इन्होंने जब कहा था कि होमो सेपियंस एक नॉर्मल सा जानवर ही है, एनिमल किंगडम में बिलोंग करते हैं हम लोग, तो उस वक्त लोग गुस्से में आ गए थे। आउटरेज जिस कमेंट था ये कि कैसे बोल दिया, इस बंदे की हिम्मत कैसे हुई कि इंसान को जानवर बोल दिया। ओ माय गॉड। इवन टुडे मेनी रिफ्यूज टू बिलीव इट। आज भी अगर मैं कुछ बोलूं कि मतलब हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर है, इंसान हो यार, जानवर नहीं हो, इंसान की तरह रहो, क्या जानवर की तरह दाढ़ी बढ़ा के बैठे हो? अरे इंसान की तरह रहो, क्या इंसान जानवर नहीं है क्या? इंसानों की तरह बिहेव करो, जानवर की तरह इधर उधर कूदते फांदते रहते हो। अरे इंसान बिलोंग्स टू अ स्पीशीज जो सबसे ज्यादा इधर उधर कूदता फांदता रहता था। तो हमारे अंदर एक साइकोलॉजी के अंदर एक बहुत डीपली इनग्रेन्ड एक साइकी है कि हम जानवर से बहुत ज्यादा सुपीरियर कुछ हैं। Even had the Neanderthals survived, would we still imagine ourselves to be a creature apart? Perhaps this is exactly why our ancestors wiped out the Neanderthals. They were too familiar to ignore, but too different to tolerate. तो क्या बात कही है देखो। अगर निएंडरथल होते तो क्या हम अपने आप को इतना सुपीरियर प्रूफ कर पाते? शायद नहीं। They were too familiar to ignore. कुछ जरूरत से ज्यादा ही फेमिलियर थे वो होमोसेपियंस के साथ। होमोसेपियंस जैसे ही दिखते थे, काफी हद तक सिमिलर थे, तो हम इग्नोर भी नहीं कर पा रहे थे उनको। ये तो बहुत ज्यादा हमारे ही जैसा दिखता है यार। ये अगर हमारे साथ रहेगा तो हमारा थोड़ा सुप्रीमेसी बन नहीं पाएगा। एंड दे वर टू डिफरेंट टू टॉलरेट। वो बहुत ज्यादा अलग भी थे हमसे कि हम उनको टॉलरेट नहीं कर पाए और हमारे एंसेस्टर्स ने उनको मार दिया। I'll repeat the sentence. They were too familiar to ignore but too different to tolerate. क्या सेंटेंस है। Whether sapiens are to blame or not, no sooner had they arrived at a new location than the native population became extinct. मतलब जैसे ही सेपियंस कहीं पे भी पहुंचते थे, जो नेटिव पॉपुलेशन होता था वहां का, वो एक्सटिंक्ट हो जाता था। द लास्ट रिमेन्स ऑफ होमो सोलोएंसिस आर डेटेड टू 50,000 ईयर्स अगो। सोलोएंसिस जो था 50,000 साल पहले तक था, उसके बाद गायब हो गया। होमो डेनिसोवा डिसअपीयर्ड शॉर्टली देयर आफ्टर।
करीब 40,000 के सालों के पहले होमो डेनिसोवा भी डिसअपियर होगा। निएंडरथल्स मेड देयर एग्जिट रफली 30,000 ईयर्स अगो। आज से 30,000 साल पहले करीब होमो निएंडरथलेंसिस भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए। The last dwarf-like humans vanished from Flores Island. Homo florensis, याद है हम लोग एक वीडियो में हमने बात किया था जिसमें हमारे दूसरे स्पीशीज के बारे में मैं बात कर रहा था, जो ड्वार्फ पिग्मी ह्यूमन बींग्स थे, क्योंकि आइलैंड पे रिसोर्सेज नहीं थे, खाना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता था। तो जो होमो फ्लोरेंसिस थे इन द आइलैंड ऑफ फ्लोरेस, तो वो भी करीब करीब 12,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए। They left behind some bones, stone tools, a few genes in our DNA and a lot of unanswered question. काफी कुछ छोड़ा, कुछ stone tools जिससे हमें पता चला, थोड़ा DNA भी छोड़ दिया हमारे बॉडी के अंदर, and a lot of unanswered questions, ऐसे questions जिनका आंसर शायद हमें कभी ना मिल पाए कि क्या हुआ था कि सारे के सारे स्पीशीज जीनस होमो के they were dead and it's just us who survived. It also left behind us, the Homo sapiens, the last human species. What was the sapiens secret of success? क्यों हम survive किए, बाकी लोग नहीं कर पाए? How did we manage to settle so rapidly in so many distant and ecologically different habitats? कैसे हम इतने अलग अलग जगह में, एंटार्क्टिक में भी Homo sapiens है यार, not naturally obviously scientists है, but है। सियाचिन के -50 डिग्री में भी इंडियन आर्मी के होमोसेपियंस बैठे हैं यार। थार डेजर्ट के 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में सहारा में भी होमोसेपियंस के गांव है यार। आइलैंड्स में होमोसेपियंस है, पहाड़ों के ऊपर 5000 मीटर्स ऑल्टीट्यूड पे भी हिमालय के गांव में होमोसेपियंस बैठे हैं। कैसे हम इतने डिफरेंट हैबिटेट्स में सेटल हो गए और इतनी जल्दी सेटल हो गए? How did we push all other human species into oblivion? कैसे हम उनको एक्सटिंक्ट कर दिए? Why couldn't even the strong, brainy, cold-proof Neanderthals survive our onslaught? हमने जब मारना शुरू किया तो हमसे बड़ा, हमसे ज्यादा मस्कुलर, हमसे ज्यादा ब्रेनी निएंडरथल मैन भी नहीं बच पाया हमारे क्रोध के सामने, हमारे ऑनस्लॉट के सामने, हमारे कत्लेआम के सामने नहीं बच पाया। वो भी नहीं बच पाया। हमसे बड़ा था वो, हमसे ज्यादा मस्कुलर था, वो चाहता तो हमें मार देता शायद, बट ऐसा नहीं हुआ। हमने एक बड़े इंसान को भी मार दिया। द डिबेट कंटिन्यूज टू रेज। द मोस्ट लाइकली आंसर इज द वेरी थिंग दैट मेक्स द डिबेट पॉसिबल। होमो सेपियंस कॉन्कर्ड द वर्ल्ड थैंक्स अबव ऑल टू इट्स यूनिक लैंग्वेज। लैंग्वेज एक ऐसा चीज होमो सेपियंस में आया जिससे कोऑपरेशन इतने अच्छे से बढ़ा। दूर खड़े खड़े भी आप अपने आइडियाज दूसरे को क्लियरली कम्युनिकेट कर पाते थे कि उस कोने में एक निएंडरथल फैमिली ट्राइब रह रहा है, 10 लोग मेंबर है, हम लोग 50 लोग हैं, उनको घेरना है गोला बना के। सबसे पहले उनके फीमेल्स और बच्चों को अटैक करो, उनको मारो। इन द मीन टाइम हम में से जो लंबे चौड़े हैं वो उनके मेल्स को अटैक करके उनको मारेंगे। स्ट्रैटेजी, पहले हमने स्ट्रैटेजी यूज किया जानवरों को मारने के लिए, उसके बाद हमने स्ट्रैटेजी यूज किया हमारी जीनस के दूसरे स्पीशीज को मारने के लिए। इतना डिटेल्ड लैंग्वेज, इतना डिटेल्ड कम्युनिकेशन ना निएंडरथल मैन में था, ना फ्लोरेंसिस में था, ना इरेक्टस में था, ना ही डेनिसोवन मैन में था। वो भी करते थे कम्युनिकेट, बट थोड़ा थोड़ा। बट सेपियंस के पास सबसे तगड़ा चीज जो है, जिस कारण ये पूरा डिबेट हुआ, ये पूरा चैप्टर हमने डिस्कस किया, इट्स द लैंग्वेज। मैंने कुछ पढ़ा, उसको मेरे ब्रेन ने इंटरप्रेट किया, बिकॉज आई अंडरस्टैंड इंग्लिश। ये बुक इंग्लिश में है, मेरे ब्रेन को हिंदी भी पता है। ब्रेन ने इंग्लिश का इंफॉर्मेशन को हिंदी में ट्रांसलेट किया
कैसे पता नहीं, कुछ न्यूरोलॉजिकल फायरिंग, कुछ न्यूरॉन्स फायर किए होंगे, धड़ 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 धड़। मैं पढ़ता जा रहा हूँ, इंग्लिश इन्फॉर्मेशन जा रहा है, हिंदी इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है, धड़ 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 धड़। वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स के थ्रू मेरे जीभ में आ रहा है, मेरे थ्रोट में आ रहा है, मैं हवा निकाल रहा हूँ, बोलियों को यूज कर रहा हूँ, एंड ये साउंड निकल रहा है, एंड ये साउंड आप सुन रहे हैं। लैंग्वेज हमारा एक बहुत बड़ा पावर। वीडियो काफी लंबा हो चुका है। डू लेट मी नो आपको कैसा लगा ये वीडियो। इस वीडियो में हमने काफी एक डार्क हिस्ट्री डिस्कस किया अबाउट होमो सेपियंस की, क्यों हम ही अकेले रह गए और बाकी सब गायब हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। आई होप यू लाइक्ड इट and do share the video with like-minded friends and do like the video, थोड़ा मुझे भी थोड़ा encouragement मिलता है। and I'll see you in the next video. जय हिंद।